अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 गैसेस में हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम क्या स्टडी करते हैं? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था हमारे पास 3 लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। चार्ल्स लॉ बेसिकली किसको एक्सप्लेन करेगा? जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये चार्ल्स लॉ ओबे किस पे होता है? आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस जो होती है वो चार्ल्स लॉ को ओबे करती है। मीन हम आइडियल गैसेस की कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। अब चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन क्या करता है? इसमें हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मीन्स इस लॉ में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, और किन कंडीशंस में फाइंड आउट करना है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस। मीन्स हमने गैस और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस, जिसको हम सिंपली नंबर ऑफ मोल से भी मेंशन कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट होगी और वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास वेरिएबल होंगे, और हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं कि चार्ल्स लॉ प्रॉपरली कैसे स्टेट किया जाता है। इसमें हम मेंशन करेंगे इट इज़ डिफाइंड एज, या it is stated as the volume of a given amount of gas। के मीन जो हमें गैस की फिक्स्ड अमाउंट दी गई है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी मैं आपको मेंशन करूंगी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर हम इसको मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं या मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और डायरेक्ट रिलेशन क्या मेंशन करता है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज आएगा। अब साइड पे इसका थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बताती जाऊँ। हमने पढ़ा था कि जो गैसेस होती हैं वो कंटिन्यूसली किस मोशन में होती हैं? गैसेस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। अब ये जो मोशन की एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हरकत की एनर्जी। अब जस्ट सपोज ये आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मीन इनकी काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर देती हूँ, मीन हम इसे क्या देते हैं? टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने से अंडरस्टूड सी बात है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगी? उनकी मोशन इंक्रीज होगी। और जब मोशन इंक्रीज होगी तो गैस क्या करने की ट्राई करेगी? गैस एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। और जब गैस एक्सपेंड होगी तो रिजल्टेंटली क्या होगा? वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। तो इसको एक फ्लो से आपने याद रखना है कि गैसेस में होती है काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगी, मोशन बढ़ने से गैस क्या होगी? एक्सपेंड करेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और वो फैलने की कोशिश करेंगे। और जब गैस एक्सपेंड करेगी तो रिजल्टेंटली क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इट्स मीन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे क्या आएगा? के इज कॉल्ड एज अ, के किसको मेंशन करता है? के मेंशन करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। और अगर हम इसको मेंशन करते हैं, ये हमारे पास आ गई, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम इसको के की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो के क्या होगा? टी को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, v/t इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, जो कि एक दूसरी डेफिनेशन देगी, दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द कांस्टेंट। कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो होती है कांस्टेंट प्रेशर पे और क्वांटिटी ऑफ गैस पे, ये किसके इक्वल होगी? कांस्टेंट के इक्वल होगी। और यहाँ पे अगर हम प्रूव करना चाह रहे हैं किसको? चार्ल्स लॉ को, तो उसमें मैंने जैसे बॉयल्स लॉ में आपको मेंशन किया था कि चाहे जो मर्जी हो, इनिशियल कंडीशन की रेशियो और फाइनल कंडीशन की रेशियो हमेशा क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। मींस अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में उसी रेशियो से इंक्रीज आना चाहिए जैसे इनिशियल था,
और अगर जस्ट सपोज हम कहते रहे हैं कि पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 10 डेसीमीटर क्यूब था, या जो टेम्परेचर था वो हमारे पास 20 था। अब अगर हम जितनी रेशो से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी उतनी रेशो से इंक्रीज करेगा कि आंसर जो हो वो क्या रहे, दोनों का सेम रहे। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों सेम है, मीन्स कांस्टेंट है, तो इट्स मीन वो चार्ल्स लॉ को ओबे कर रही है। और अगर चार्ल्स लॉ को ओबे कर रही है तो वो गैस कौन सी होगी हमारे पास, आइडियल गैस। तो चार्ल्स लॉ में बेसिकली हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन को मेंशन किया और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। अब हम आते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बनाई गई है। अब ये देखें, ये आपके पास एक बर्नर है, ठीक है, या जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इधर साइड में मैं मेंशन करूँ तो ये हमारे पास एक गैस वेसल है जिसमें गैस इनक्लोज है। इसके ऊपर किसको मेंशन किया गया है, ये है पिस्टन, और ये मूवेबल पिस्टन है, मीन अगर गैस एक्सपेंड हो तो ये मूव कर सकता है ऊपर और नीचे, मूवेबल पिस्टन है। अब जस्ट सपोज पहली कंडीशन इसकी क्या है, ये जो है इसका वॉल्यूम है गैस का, इसको हम क्या नाम देंगे, V1 वॉल्यूम का। और अगर टेम्परेचर जो है गैस का वो जस्ट सपोज हम कह देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर है, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर T1। तो हम इसके लिए रेशो फाइनल लिख लेते हैं V1/T1। अब इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे आते हैं, हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं T2, तो जस्ट सपोज टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, के मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज आएगा, तो इसको हम क्या मेंशन करेंगे, V2। जस्ट सपोज इनिशियल वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में चेंज आया, और उस वॉल्यूम को हमने किससे मेंशन कर दिया, V2 से, और वो रेशो क्या होगी, V2/T2। एंड इफ वी कंसीडर दैट द गैस इज आइडियल गैस, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो एक्चुअली में ये जो रेशो होती है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन की रेशो होती है, ये क्या फाइंड आउट करने के लिए होती है कि अगर सेम है तो चार्ल्स लॉ को गैस ओबे कर रही है, और अगर सेम नहीं है तो इट्स मीन चार्ल्स लॉ को गैस ओबे नहीं कर रही। और अगर ये आंसर सेम आ रहा है तो गैस हमारे पास कौन सी होगी, आइडियल होगी। और इसका जो लॉजिक है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टेम्परेचर एक्सटेंड करने से क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर एक्सटेंड होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन इंक्रीज होगी, मोशन इंक्रीज होगी तो गैस एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंशन के नतीजे में वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे हमने कर दिया है इस रेशोज के जरिए क्या होता है, हैंस चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड। यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको क्लियर करना था, मैंने ऑलरेडी कहा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी है, कोई भी, आप आगे भी बार बार पढ़ेंगे, गैसेस में जो आइडियल कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन, हम हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तब होता है टेम्परेचर टेकन इन केल्विन स्केल। जब भी हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे तो उस टेम्परेचर को क्या नाम दिया जाता है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जितनी भी आइडियल कंडीशन में हम स्टडी करेंगे उसमें हम जब भी टेम्परेचर लेंगे वो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट होगा, दैट मीन वी टेक इन अ केल्विन स्केल। तो बेटा यहाँ पे हमारा चार्ल्स लॉ कंप्लीट होता है।